जैसे ये स्प्रिंग है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करनी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, देखिए ये स्प्रिंग है नॉर्मल पोजीशन, ये स्प्रिंग है जब उसको स्ट्रेच किया गया तो उसकी डिस्टेंस जो है वो जो लेंथ थी वो एक्स बढ़ गई, और ये है इसको कंप्रेस किया गया। हम देख अब होता क्या है कि आप सबने स्प्रिंग को देखा होगा, जब स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं तो स्प्रिंग चाहता है कि वो बैक अपनी वापस पोजीशन में जाए, और आप स्प्रिंग को खींचते हो तब भी वो क्या चाहता है कि वो बैक अपनी पोजीशन में जाए। दोनों केसेस में ये ऐसा होता है। मतलब बोलने का ना, जो जो वो फोर्स लगाता है ना वापस जाने के लिए, उसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x, देन रिस्टोरिंग फोर्स इज डिवेल्प। तो उसके बीच में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज, यहां से आपका डेरिवेशन शुरू होता है। The restoring force is proportional to displacement of x, मतलब F is directly proportional to माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, फोर्स अलग डायरेक्शन में है और x जो है वो अलग डायरेक्शन में है। इसमें देखिए F इस तरफ है, x इस तरफ है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। इस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो लगेगा k, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस kx। इस इक्वेशन नंबर 1 में where k is called spring constant और known as Hooke's law। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। k क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द रिलेशन, जो ये रिलेशन बना F इज इक्वल टू के एक्स, इसको इस रिलेशन का क्या नाम है? द रिलेशन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बोला जाता है इसको, ठीक है। द एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितनी यूज हो रही है इसमें? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इक्वल और ऑपोजिट है एक्सटर्नल फोर्स किसके? रिस्टोरिंग फोर्स के। ऐसा ही होता है। अब जिस फोर्स के साथ, मान लीजिए आपने स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे खींचा, आपने फोर्स लगाई F, तो वो उसी फोर्स के साथ वापस जाना चाहेगा। इसका एग्जांपल कैसे? जैसे मान लीजिए रबड़ होता है, रबड़, ये आप सभी ने किया, रबड़ से आप जोर से खींचते हो और मारते हो, ठीक है। अगर आप रबड़ को ज्यादा खींचोगे और फिर छोड़ोगे तो ज्यादा लगेगी, और रबड़ को कम खींचोगे और फिर छोड़ोगे तो कम लगेगी। बोलने का मतलब कि आपने इसको जितनी फोर्स के साथ खींचा वो उतनी ही फोर्स के साथ वापस जाता है। स्प्रिंग के केस में भी ऐसा होता है। आप स्प्रिंग को जितने जोर से खींच दो, जैसे ये इसका स्प्रिंग वाला एग्जांपल वो जिम में करते हैं ना, वो एक्सरसाइज करते हैं, एक उंगलियों वाली एक्सरसाइज होती है, वो भी आ सकती है इसमें, या फिर वो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज होती है, वो भी आ सकती है, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरीके से होता है, आप जितनी फोर्स के साथ खींचोगे वो आपको उतनी फोर्स के साथ ही वापिस वो करता है। तो इसको बोलते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ। देयरफॉर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? एफ, एफ की जगह आ जाएगा माइनस की एक्स, तो क्या बन जाएगा? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ की जगह के एक्स, ठीक है। इसका माइनस भी है और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? सिर्फ के एक्स। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जब एक्सटर्नल आएगी तो ये प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि एफ की जगह माइनस की एक्स लगाएंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? के एक्स। इस इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं क्या किया हमने। हम एक स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट कर रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट में ये एक स्प्रिंग है नॉर्मल पोजीशन में, इसको स्ट्रेच किया गया, इसको कंप्रेस किया गया, ठीक है। स्ट्रेच किया गया एक्स डिस्टेंस के साथ, लेंथ बढ़ गई और एक्स ही कम हो गई। अब इस केस में क्या होता है? जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है या फिर उसे स्ट्रेच किया जाता है, तो क्या जाता है कि वो अपनी वापिस ओरिजिनल पोजीशन में आए। जो वो फोर्स लगाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापिस आने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। लेट द स्प्रिंग बी फर्दर स्ट्रेच थ्रू अ डिस्टेंस dx। अब हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग को फिर से स्ट्रेच किया गया, कितनी डिस्टेंस के लिए? dx के लिए। देयरफॉर वर्क डन, तो वर्क डन कितना? अब क्योंकि स्मॉल की बात कर रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ एक्सटर्नल इंटू कितनी डिस्टेंस के साथ? dx। तो एफ एक्सटर्नल इंटू
डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगेगा, कोस लगेगा। एफ एक्सटर्नल डी एक्स कोस एक ही तरफ बढ़ रही है, हम स्प्रिंग को एक ही तरफ खींच रहे तो कोस जीरो, एंगल कितना आ जाएगा, कोस जीरो, कोस बराबर, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डी एक्स, और अभी आपने निकाला एफ एक्सटर्नल ऊपर कितना निकाला, के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। इसे क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया आपका स्मॉल वर्क डन। तो हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, तो हम लिखेंगे टोटल वर्क डन। तो टोटल जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल वर्क डन, साथ में लिमिट लगाएंगे, वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या बचा डब्ल्यू, के कांस्टेंट है, में इंटीग्रेशन नहीं होगी बाहर, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एन कितना है 1, तो एक्स की पावर 1 प्लस वन 2 अपॉन 1 प्लस वन 2, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके एक्स तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट करेंगे तो एक्स ही रहेगा, लोअर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका हाफ के एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स। फिर हम लिखेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, यू से, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और किसके लिए, स्प्रिंग के लिए, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। हाँ जी भाई, ये समझ में आया आप लोगों को।